राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा, लेकिन वहां राहुल की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी 19 को जम्मू पहुंच रही है। अगले 3 दिन ये यात्रा जम्मू शहर में चलेगी। ये यात्रा 19 को लखनपुर से कठुआ, 20 को छतवाल, 22 को जम्मू पहुंचेगी। 25 जनवरी को बनिहाल में ही तिरंगा फहराया जाएगा। 27 जनवरी को अनंतनाग से होती हुई श्रीनगर और 30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा खत्म होगी। जम्मू कश्मीर में अगर यात्रा शुरुआत हो रही है 20 जनवरी से, तो वहाँ के जो सुरक्षा इंतज़ाम है वो बाकी जगहों से अलग होंगे। और सुरक्षा के इंतज़ाम में अगर एक व्यक्ति भी, जो विशिष्ट व्यक्ति, मान लीजिए हम राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ इतने सारे लोग जो भी चल रहे हैं, उसमें एक सिंपल टेक्निक का इंतज़ाम किया जाए। रोप लाइन टेक्निक की ख़ास जो पास में हैं वो पहचाने हुए लोग हों। मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को साथ में बैठ के वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों के साथ, स्टेट पुलिस के साथ, तभी उस यात्रा में व्यापक सुरक्षा दी जा सकती है। राहुल गांधी को फिलहाल Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, यानी 9 से 10 कमांडो हमेशा उनके आसपास रहते हैं। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि उन्हें दोबारा SPG दे दी जाए। इस यात्रा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है और जानकारी है कि इलाके की संवेदनशीलता देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सुझाव दिया है कि वो कुछ इलाके गाड़ी में बैठकर पार करें। उनके साथ यात्रा में रहने वालों की पहचान पुख्ता तरीके से की जाए और घाटी में लोगों की संख्या कम ही रखी जाए, ताकि सुरक्षा से समझौता न हो। वैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को CRPF इस बात की शिकायत कर चुका है कि राहुल गांधी कई बार अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हैं। यात्रा जब से शुरू हुई है तब से 100 से ज्यादा बार वो सुरक्षा घेरा तोड़ चुके हैं, लेकिन अब यात्रा का आखिरी पड़ाव बेहद संवेदनशील इलाके से गुजरेगा, इसलिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। CRPF का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 100 से ज्यादा बार सुरक्षा कवच जो है तोड़ा है। जनवरी 20 को ये भारत जोड़ो यात्रा जम्मू जो है वो दाखिल होने वाली है। अगले 10 दिन वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो सुरक्षा एजेंसियों के सामने और ज्यादा कड़ी हो जाएंगी। नई दिल्ली से अपनी कैमरा सहयोगी पूजा आर्य के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार से व्यापक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। वो 20 जनवरी तक राजस्थान के जाट बेल्ट में अलग अलग जगह पर किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। इस साल राज्य में चुनाव होना है और इससे पहले इसे पायलट के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने सोमवार से अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज किया। नागौर के पर्वतसर की किसान सभा में भारी भीड़ उमड़ी। इस सभा में पायलट ने गहलोत पर कोई हमला नहीं बोला, बल्कि केंद्र सरकार से मांग की कि MSP कानून जल्द लाया जाए। दिल्ली में 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जिससे किसान की कमर टूट जाती है। वो तो धन्य देश का किसान जिन्होंने महीनों तक, सालों तक धरना दिया दिल्ली के राजधानी में बैठकर और केंद्र की सरकार को मजबूर किया वो 3 और एक कृषि कानून को वापस लेने पड़े और देश से माफी मांगनी पड़ी। जब ये कानून बने थे पूरे प्रदेश में हम आपने मिलकर सफाई करनी थी और केंद्र की सरकार को चुनौती दी थी। अगर किसान संगठित हो जाता है तो दुनिया की हर ताकत को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। राजस्थान में पेपर लीक मामले को उठाते हुए सचिन पायलट ने उसके सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए गहलोत सरकार पर दबाव बनाया। हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो
छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं उनको पकड़ना चाहिए। नागौर से शुरू कर पायलट अगले 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर किसान सभा करने जा रहे हैं। ये राजस्थान का जाट बेल्ट माना जाता है, जहां सचिन अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। एक तरफ जहां सचिन ने मैदान में मोर्चा संभाला, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 2 दिन के चिंतन शिविर का आयोजन किया है। इसमें तमाम मंत्रियों को बुलाया गया। सोमवार को सभी मंत्री यहां मौजूद रहे, सिवाय हेमाराम चौधरी के। आज डिस्कस हो रहा था पेपर लीक के बाद पेपर लीक होने की परंपराओं को रोकने के लिए और ये जो माफिया इसको खत्म करने के लिए हम एक्ट ला चुके हैं, एक और एक्ट ला रहे हैं। ये जो प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो चल रहे हैं, इनको भी इनमें पढ़ने वाले बच्चों को न्याय मिले, उनका शोषण नहीं हो, उनके साथ अन्याय नहीं हो। गहलोत और पायलट के बीच राजस्थान की कुर्सी को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। कुछ जानकार इन दोनों आयोजनों को उसी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि पायलट के करीबी सूत्रों का दावा है कि जनसंपर्क अभियान के लिए राहुल गांधी से सहमति ली गई है और इसका मकसद राज्य में कांग्रेस को मजबूत करना है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने की कोशिश को अब मायावती ने झटका दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि बीएसपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान किया। अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। कहा कि यूपी में ही नहीं, देश भर में जहां भी चुनाव होंगे, बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन न तो 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा और न ही 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में। इतना ही नहीं, 2023 में किसी भी राज्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में किसी भी दल से बसपा गठबंधन नहीं करेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मौके पर बीएसपी जब गठबंधन में रही है तो उसे ज्यादा सीट मिली है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए उसे बस 1 सीट मिली, सपा को 111, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने सपा के साथ मिलकर लड़ा तो उन्हें 10 सीटें मिली, सपा को 5। बहन जी ने बीजेपी आरएसएस के दबाव में इस गठबंधन को तोड़ा, तो जो वोट 2022 में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जो वोट मिला, उसमें एक बहुत बड़ा तबका बसपा का, जो पुराना अम्बेडकरवादियों का जो वोटर है, अनुसूचित वर्ग के लोगों का, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था जताई है। इसलिए 2024 में सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो बीजेपी आरएसएस बनाम समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। बेशक 2019 में सपा और बसपा मिलकर यूपी में बीजेपी के रथ को रोक नहीं पाई, पर रफ्तार जरूर धीमी कर दी। लेकिन 2022 का वोट शेयर देखें तो एक और तस्वीर बनती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले, जबकि सपा को 32%, बसपा को 13% और लोकदल को 3%, यानी तीनों को मिलाकर 48% वोट। अगर सपा और बसपा जैसे दल एक साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ते तो हो सकता था यूपी विधानसभा की तस्वीर कुछ और होती। आप गठबंधन करते ही 10 लोकसभा सीट जीतते हैं और गठबंधन से हटते ही 1 पर विधानसभा में आ जाते हैं, तो अपना नुकसान क्यों चाहती हैं? वो कौन सा दबाव है जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी लगातार गठबंधन की राजनीति से इनकार कर रही हैं? हालांकि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 1.5 साल बचे हैं, पर उसकी बिसात
अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बसपा अगर लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। गठबंधन की राजनीति आज का सच है। केंद्र में 300 से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद बीजेपी इसे समझती है और इसीलिए एनडीए को बचाए रखना चाहती है। लेकिन मायावती की अकेले चुनाव लड़ने की जिद कई सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो किसे फायदा पहुंचाना चाहती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना काल में क्लासेस नहीं चलने के बावजूद स्कूलों की ओर से ली गई फीस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में स्कूलों की ओर से ली गई 15% फीस को माफ कर दिया है। ऐसा सिर्फ 2020 से 21 के सेशन के लिए किया गया। हाईकोर्ट ने 15% की रकम को अगली फीस में एडजस्ट करने को कहा। जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके हैं उनके अभिभावकों को ये 15% रकम वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है। स्कूलों को 2 महीने के अंदर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। तमाम जो अफेक्टेड पेरेंट्स थे, ज़्यादातर उनकी पिटीशंस थे। एक बंच ऑफ पिटीशंस थी, 15-16 पिटीशंस का एक। इसमें मेनली हमारी तरफ से बहस ये थी कि कोरोना काल में जो भी सर्विस दी गई उसी के अनुपात में फीस होनी चाहिए, क्योंकि फीस का जो कानूनी कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है, जितनी सर्विस उतनी फीस। तो यहाँ पे जब सिर्फ ऑनलाइन ट्यूशन दिया गया तो फीस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। ऑनलाइन ट्यूशन की फीस आप ले लीजिए। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद सोशल मीडिया पर पहली बार पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी सर्जरी को लेकर अपडेट दिया। साथ ही उन्होंने अपने फैंस को दुआएं करने और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं शुभकामनाओं के लिए सभी का आभारी हूं। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरी सर्जरी सफल रही। मैं रिकवरी के रास्ते पर चल पड़ा हूं। आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हूं। बीसीसीआई सचिव जय शाह और सरकार के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं दिल की गहराई से अपने सभी फैंस, टीम के साथियों, डॉक्टर्स और फिजियोस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट और प्रोत्साहित किया। आप सभी से मैदान पर मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।